पर बात कर लेते हैं क्योंकि बाजार में बहुत सारे फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं। हमारे साथ बाजार के दो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। अभय अग्रवाल, पाइपर सिरेका के फाउंडर, जो HNI और इस तरह के इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं, और हमारे साथ PPFAS के फंड मैनेजर राज मेहता भी हैं, जो पब्लिक मनी मैनेज करते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जानना ज़रूरी है कि इस समय बाजार के माइंड पे कौन से फैक्टर्स हावी हो रहे हैं अभी आज ही। हालांकि यहाँ 18 स्वदेश पे हमने काफ़ी टाइम पहले ही आपको हाईलाइट किया था कि एल नीनू जो बन रहा है, 4 साल ला नीना था, ज़बरदस्त रेनफॉल हुई है, हमारे रिजर्वॉयर लेवल भी बढ़े हुए हैं। लेकिन आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है कि एल नीनू बन रहा है इस बार, जो अगर बढ़ गया यहाँ से तो कहीं ना कहीं मानसून को हिट कर सकता है। ये बात बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली, अगर आप देखें सेंटिमेंट के हिसाब से, ऐसे टाइम में जब ऑलरेडी थर्ड क्वार्टर नंबर्स बहुत मजबूत नहीं हुए थे, दूसरे बाज़ार, विदेशों के बाज़ार हमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो अभय, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, ये बात सही है, मैं कैविएट डाल दूँ कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन बाज़ार जो है फेजेस और साइकिल्स में चलता है। इस समय जिस फेज़ में है बाज़ार, आप कैसे देख रहे हैं? अभी डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा है यहाँ पे? गुड मॉर्निंग अजय एंड रेस्ट ऑफ द टीम, प्रियंका, डिप्टी। अजय, जो आपने सवाल पूछा ये एक्चुअली ग्लोबल ट्रिलियन डॉलर सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है इस बात पे कि अगर अंडर ओन्ड मार्केट है, ओवर ओन्ड मार्केट है, एमएफ्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैश लेके बैठे हैं, तो ट्रिगर पॉइंट क्या है इसके ऊपर जाने का या नीचे जाने का? मुझे ऐसा लगता है अजय कि अभी ये थोड़ा डायरेक्शनलेस मार्केट है, क्योंकि कोई इमीडिएट ट्रिगर्स नहीं है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन का डर अभी भी लोगों के दिल में है, क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो एक महीने फेवरेबल आता है, एक महीने अनफेवरेबल आता है। तो इसकी वजह से एक डायरेक्शन नहीं है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, और कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस समय जंप नहीं करना चाहता मार्केट में। तो एक एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अंडर ओनरशिप की वजह से नीचे में भी कोई एग्रेसिव सेलिंग हमें नहीं लग रही है। जो ट्रिकल डाउन सेलिंग रोज होती रहती है उसको छोड़ते हैं, पर कोई मैसिव सेलिंग या कोई ट्रिगर नहीं है। तो अजय, मुझे लगता है कि फोकस वापस आएगा अर्निंग्स पे। तो ये हो सकता है कि लोग इस क्वार्टर की अर्निंग्स को असेस करें, अगले क्वार्टर की अर्निंग्स रिजल्ट्स का वेट करें बिफोर टेकिंग अ हायर एलोकेशन का कॉल। और ये मैं कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो हमारी बात होती है फैमिली ऑफिस से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, कि अभी मूड ऐसा है कि ना वो एग्रेसिवली बेचना चाहते हैं या अपना एलोकेशन कम करना चाहते हैं, ना इतना कन्विक्शन है कि एलोकेशन बढ़ा लें। और इश्यूज वही है जैसे आपने कहा, ये एल नीनो का जो न्यूज आ रही है उससे रूरल इकोनॉमी पे, डिमांड पे क्या फर्क पड़ सकता है, क्योंकि 4-5 साल से हमने वो देखा नहीं है इम्पैक्ट, और होपफुली आएगा भी नहीं, पर एक डर तो है सबके मन में। तो मुझे लगता है अजय कि ये थोड़ा साइडवेज रहेगा मार्केट थोड़े समय तक, और इन्वेस्टर्स की पेशेंस टेस्ट करेगा। शायद अच्छे मौके भी थे इन्वेस्टमेंट के लिए, पर इन्वेस्टर्स को यही गियर अप करना चाहिए कि संयम रखना पड़ेगा थोड़े समय के लिए। बिल्कुल। ये जो म्यूचुअल फंड कम्युनिटी है वो अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बाजार के सेलिंग को एब्जॉर्ब करते आए हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का साथ था उनको। लेकिन अभी डेटा ये बता रहा है, फरवरी एंडिंग तक का डेटा, कि म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी एहतियातन अपनी कैश लेवल्स रेज किए हैं। तो चलिए राज मेहता से समझते हैं। राज, आपका भी फंड उन फंड्स में से है जिसने कैश लेवल्स थोड़े रेज किए अपने दायरे में, और अगर किए तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या आपको लगता है कि जिसकी वजह से क्या नीचे भाव मिलेंगे इसलिए रेज किए, या आपका फंड, आपका कम्युनिटी क्यों कर रहा है आपके हिसाब से ऐसा? जी, मार्केट सिनारी को थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो लास्ट 3 साल का अगर सिनारियो देखें तो कोविड के बाद सब सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स एकदम ही कम कर दिए थे, जो बढ़ना चालू हो गए। तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो भी कंपनीज को फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो, भले डेट हो कि इक्विटी हो, वो डिफिकल्ट होते गया है कंपनीज के लिए। तो जो भी कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में है, जिसको डेट एंड इक्विटी का कंटिन्यूस इश्यूएंस की जरूरत होती है, वो उनको हर महीने डिफिकल्ट होते गया है ये करना। तो अभी आगे जाके भी ऐसी कंपनीज पे फोकस रहना चाहिए जिसमें कैपिटल इंटेंसिटी कम हो, जिनको ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट ना हो,
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन रहेगा आगे जाके। दूसरी बात ये भी है, जो आपने कैश लेवल्स की तो डेफिनेटली अब तक अब्जॉर्ब करते रहे, लेकिन जैसे अभय ने कहा कि ये मार्केट थोड़ा डायरेक्शनलेस दिख रहा है अभी, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो हमको भी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स ऐसे ही रहेंगे, जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, बट कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाएगा। तो जैसे ही कोई ट्रिगर आता है मार्केट में, भले वो अर्निंग्स हो कि रेट हाइक साइकिल जो खत्म होने आई है, वो 1 या 2 रेट हाइक्स के बाद एटलीस्ट स्टेबलाइज होना चालू हो जाए रेट्स, तो उसके बाद मार्केट में ट्रिगर्स देखने मिलेंगे। फिर अबे एक पॉइंट ये भी उठता है कि कंजम्पशन वाले शेयर्स पे कैसे ध्यान रखें। उसके सामने दो चुनौतियां, पहला इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी दिक्कत तो है ही, और अभी जो एक खबर आ रही है कि मॉनसून शायद थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो वो एज इट इज़ और पक्की हो गई। लेकिन आपको ये बात भी पता है कि 2024 के अंदर चुनाव है, ठीक उससे पहले खड़े हुए हैं। सरकार कंजम्पशन के दम पर बहुत कुछ देना भी चाहती है, जो इस बार के बजट में दिख भी रहा था। तो दोनों में से टकराव होगा तो जीतेगा कौन? ये मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं प्योर कंजम्पशन कंपनीज के लिए जो रिटेल लेवल पे बेचते हैं अपना माल। पर इसमें थोड़े ब्राइट स्पॉट्स भी हैं डिम्पी, जैसे अभी लोग नहीं देखने पर टिपिकली आईपीएल के आसपास जो अगले महीने से है काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करती है। मैं सिर्फ मीडिया प्रॉपर्टी पर होटल सेक्टर है, कंजम्पशन सेक्टर है, एक फील गुड फैक्टर है, वो सब आता है। तो एक वो बड़ा इवेंट आने वाला है जिसको हम देखेंगे। दूसरा है फिर स्टेट इलेक्शंस हैं काफी इस साल बिफोर नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस। तो एक आपकी बात एकदम ठीक है, एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि कोई नहीं चाहता कि किसी को मुश्किल हो। तो अगर मैं पढ़ रहा था कि व्हीट के प्राइसेस बढ़ गए अगर, तो सरकार के पास काफी रिजर्व्स हैं जिसको वो मार्केट में ला सकते हैं और प्राइसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मॉनसून कम भी रहा तो मुझे लगता है कि इस साल उसका इम्पैक्ट हमको ज्यादा नहीं दिखेगा इकोनॉमिकली, क्योंकि सरकार के पास काफी रिजर्व्स हैं और उनके पास एबिलिटी भी है एमएसपी बढ़ाने की और मनरेगा के अंदर एलोकेशन बढ़ाने की। मैक्रो जो है वो सपोर्टिव है, तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस लार्जली इन ऑर्डर हैं। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रेशर आएगा, पर वो मुझे लगता है डिपी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से किसी को पैनिक करने की जरूरत है अभी। मॉर्निंग अभी जिस तरह से अभी आप थोड़ी देर पहले एचएनआईज का एक व्यू भी बता रहे थे, क्योंकि हम जो डेटा पॉइंट देख रहे हैं कि कैश मार्केट में आप देखें तो कहीं ना कहीं तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो टर्नओवर है वो लगातार हर मंथ गिर रहा है। आप अगर पिछले साल अप्रैल 22 से कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले इस साल जनवरी में, तो आप गिरकर सिर्फ 22% अप पर रह गए हैं, विच इज जस्ट हाफ। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की तो ये एक पिक्चर डेटा पॉइंट्स में दिखती है, म्यूचुअल फंड्स के पास इतने एलिवेटेड फ्री कैश लेवल्स है, लेकिन एचएनआई सर्किट में क्या हो रहा है? क्या वहां पर भी क्योंकि इतनी हाई वॉलेटिलिटी है, बाजार एक रेंज में कब से है और शायद आगे भी एंटिसिपेट किया जा रहा है, तो क्या थोड़ा सा यहाँ पर हेजिटेशन एचएनआई सर्किट से भी निकल कर आ रही है? ये बिल्कुल है हेसिटेशन प्रियंका। एक जो कोर एलोकेशन है एचएनआई सेगमेंट का, फैमिली ऑफिसेस का, वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, तो उसको टच नहीं कर रहे हैं। पर वो क्या होता है, टिपिकली एक टैक्टिकल पोर्शन रहता है उनके पोर्टफोलियो का हमेशा, जो 5 से 10% के करीब रहता है, जिसको वो मार्केट का व्यू लेते हैं कि इसको कब इस लेवल पे आ गया है कि हम इसको एलोकेट करें और कब इस लेवल पे मार्केट आ गया है कि हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं टाइमिंग के लिए। तो वो जो 10% है वो अभी पूरा कैश में है, वो नहीं आ रहा है मार्केट में। और उसके रीजन जैसे अजय ने और डिम्पी ने कहे, एक थोड़ा डर है मॉनसून के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। पर प्रियंका, वो मैं एक और चीज कहूंगा कि वो जो 10% एलोकेशन है उनका टैक्टिकल, वो काफी मार्केट को देख के चलता है, फंडामेंटल फैक्टर्स को नहीं। तो अगर समझिए मार्केट में सडनली निफ्टी में 500 पॉइंट की रैली आ गई तो वो पैसा भी फटाफट आ जाएगा। तो वो काफी टेक्निकल पैसा है। तो सिंस मार्केट काफी समय से फ्लैटिश है, रिटर्न नहीं दे रहा है, वो लिक्विड फंड्स में है, वो कहते हैं कि लिक्विड फंड में फिक्स्ड डिपॉजिट में मिल रहा है, वो जो मार्केट से मिल रहा है उससे ज्यादा है। तो आई थिंक उसके लिए हमको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, मार्केट में रिकवरी आएगी तो फिर वो भी आ जाएगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा आप दोनों से, इससे पहले कि मैं आपको थैंक करूं।
कौन से ऐसे एरियाज हैं बाजार के जहां सबसे मजबूत अर्निंग्स का व्यू है, यहां से फॉरवर्ड लुकिंग की एक्सपेक्टेशन? जो गिरावट में वैल्यूएशन सस्ते अगर होते हैं तो वहां पे पोजीशंस ऐड करना बेहतराई होगी। अभय, पहले आप बताएं। अजय, हमारी बात भी होती है एक लार्ज कैप फार्मा। मुझे लगता है कि अर्निंग्स जो जितनी वीक अर्निंग्स थी, वर्स देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स थी, वो अब दे आर बिहाइंड अस। तो और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो प्राइसिंग प्रेशर इंटेंस था उसमें काफी कमी आई है। तो जो प्राइसिंग का प्रेशर कम हो रहा है लार्ज कैप फार्मा कंपनीज पे। दूसरा, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे जो स्पाइक हो गए थे, सॉल्वेंट के प्राइसेस जैसे 7 टाइम 8 टाइम बढ़ गए थे, वो भी अब कम हो गए हैं। और तीसरा, जो फ्रेट रेट्स थे जो काफी एलिवेटेड लेवल पे थे लास्ट क्वार्टर में, वो भी काफी कम हो गए हैं। तो मुझे लगता है एक लार्ज कैप फार्मा जो है वो पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा अगले क्वार्टर में, इस क्वार्टर की अर्निंग्स को लेके। और जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी सपोर्टिव है इस टाइम पे थोड़ी सी भी आउट परफॉर्मेंस के लिए। तो ये एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल अपने रेडार पे रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 3 साल में कुछ रिटर्न नहीं बनी तो अब इसमें कुछ नहीं बनेगा, इसको रहने देते हैं। अब मुझे लगता है ये समय अब है इसको देखने का। तो ये तो अब हुआ ये एचएनआई सर्किट की बात, लेकिन एक बार रिटेल रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं हमारे लिए आज राज मेहता, उनसे समझ लेते हैं। राज, आपको भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के टाइम पे तो हमने देखा बहुत पार्टिसिपेशन बढ़ी, इक्विटी में भी इन्वेस्टिंग ज़्यादा थी, हालांकि एसआईपी का ट्रेंड अभी भी बरकरार है, लेकिन वॉल्यूम्स कैश मार्केट में से ड्राई अप हो रहे हैं, क्या साइन लेने चाहिए इससे? जी, वॉल्यूम्स ड्राई अप होने का कारण ये भी है कि जैसे ही वॉलेटिलिटी थोड़ा कम हो जाता है वैसे ही रिटेल वॉल्यूम्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो जैसे लास्ट 6 महीने में हमने देखा है कि फ्लैटिश काइंड ऑफ मार्केट रहा है, तो उसके वजह से भी वॉल्यूम्स काफी कम हो गए हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम्स अभी भी मार्केट पे हम देखें तो डेरिवेटिव्स साइड पे है, खास करके ऑप्शन साइड पे। तो ऑप्शंस का वॉल्यूम भी तब बढ़ता है जब वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है। तो इसकी वजह से रिटेल के वॉल्यूम्स थोड़े कम हो गए। म्यूचुअल फंड फ्लोज की बात करें तो एसआईपी फ्लोज डेफिनेटली एक स्टेबल रहा है एंड थोड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड भी रहा है। बट जो लमसम इनफ्लोज जो आते थे, जो एचएनआईज एंड बड़े इन्वेस्टर्स के, वो थोड़े नेट फ्लोज नेगेटिव रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। तो आगे जाके जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होता है और कोई डायरेक्शन दिखता है, वैसे ही ये फ्लोज आना भी चालू हो जाएंगे एंड नेट फ्लोज पॉजिटिव होना चालू हो जाएंगे। एंड राज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।